Hi Uchari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन के रूल्स. अगर आपने प्रोनाउन का इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने बात की है प्रोनाउंस क्या होते हैं उसके बारे में, तो आप अभी भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. आपको लिंक मिल जाएगा पूरे वीडियो के दौरान कहीं तो. एनीवे सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चेकआउट करने वाले हैं प्रोनाउन के रूल्स को. ये ऐसे रूल्स हैं जो कि ना तो सिर्फ आपको मदद करेंगे प्रोनाउन एज अ कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली एरर ओमिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें ही आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं. बिकॉज मैं आज के इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कौन कौन से रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं. बट इसके साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स के अंदर क्या क्या गलतियां आ सकती है और उन्हें कैसे सही रूल अप्लाई करके करेक्ट किया जा सकता है with the help of examples. So yeah, that's what we are going to do in this video. I hope you're excited because I am. So let's get started. So सबसे पहला रूल हम लोग देख लेते हैं. रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है when the subject of the verb is the receiver of the action. जब सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का वो एक्शन का रिसीवर होता है. The action is said to be reflected. इसका मतलब होता है एक्शन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है. Such verbs are used reflexively. और ऐसे वर्ड्स को रिफ्लेक्सिवली यूज किया जाता है. तो जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो एक्शन को रिसीव करता है. अब समझिएगा, एक्शन को रिसीव करने का काम ऑब्जेक्ट का होता है ना कि सब्जेक्ट का. यहां पे सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. क्योंकि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ऐसे एक्शन को रिसीव करता है जब सब्जेक्ट, जब कभी भी सब्जेक्ट ये काम करेगा तो ऐसे में एक्शन रिफ्लेक्टेड होगा. और क्योंकि ऐसा होगा ये वर्ब्स जो यहां पर यूज किए जाएंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे. आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का काम करा रहे हो तो नेचुरली वर्ब भी फिर वैसे ही होंगे. तो आपके पास में यहां पर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि रिफ्लेक्सिवली यूज किए जाते हैं. दैट मीन्स जिसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. जो मैम कहना चाहती है एक बार यहां पर देखिए, दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग. अब यहां पे कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दे अपना काम कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा गया है. डूअर ऑफ द एक्शन. दे अपना काम कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा गया है. दैट इज डूअर ऑफ द एक्शन है डे. यहीं पे अगर दे enjoyed ड्यूरिंग समर वेकेशन की बात करते हैं तो किसने एंजॉय किया समर वेकेशन को? दे. यहां पे जो enjoyed है दोनों में enjoyed था. ऊपर वाले enjoyed के अंदर आपको जरूरत नहीं है किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. नीचे वाले enjoyed के अंदर ड्यूरिंग समर वेकेशन की वजह से जरूरत पड़ेगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ताकि से जो आपका कह सकते हैं एम्फेसिस हो वो दे पे लाया जा सके. क्योंकि यहां पे दे का काम क्या हो रहा है? रादर देन डूइंग द एक्शन, रिसीविंग द एक्शन. एक्शन को रिसीव करने का वो काम कर रहा है. एंड दैट इज व्हाई सेकेंड एग्जाम्पल में अगर इसे बेटर लिखेंगे तो होगा दे एंजॉयड themselves during summer vacation. तो इसमें मुझे themselves ऐड करना पड़ेगा, themselves during summer vacation. Rule number 2, the following verbs are not used reflexively. अब कुछ ऐसे verbs होते हैं, अभी हमने देखे कुछ ऐसे verbs जिन्हें रिफ्लेक्सिवली यूज किया जा सकता है. अब कुछ ऐसे verbs हैं जिन्हें रिफ्लेक्सिवली यूज किया नहीं जा सकता. ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको रिफ्लेक्सिवली यूज किया नहीं जा सकता. दैट मीन्स अगर सेंटेंस के अंदर कीप आएगा, स्टॉप आएगा, टर्न आएगा, क्वालिफाई आएगा, बेद आएगा, मूव आएगा, रेस्ट आएगा, हाइड आएगा, तो मैं कभी भी इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करूंगी. एग्जाम्पल, यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज. अब ऐसे में क्योंकि यहां पर कीप है तो ये हमारा कौन सा रूल है? रूल नंबर 2.
क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 2 लग रहा है ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ में जिनको हम रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए मेरे को सेंटेंस के अंदर योरसेल्फ वर्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। योरसेल्फ मुझे यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। कभी भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसको सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या फिर ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंडीशन डाल दी है, अनलेस इट इज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन और नाउन कंसर्न्ड। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो अनटिल और अनलेस उसके पहले जो है वो नाउन या प्रोनाउन लगाया जाए जिसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। Myself will see to it that you get your share of property। अब आपको एरर ओमिशन के अंदर ये वाला आपको दे दिया, आपको बोला इसमें एरर कहां है, myself में एरर। myself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसे मैं सब्जेक्ट नहीं बना सकती, वो अकेले सेंटेंस का भार नहीं उठा सकता, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्सिव है, वो अकेले नहीं सेंटेंस का काम कर सकता, डूअर का या रिसीवर का काम नहीं कर सकता। तो आई विल हैव टू रिप्लेस माई सेल्फ विथ आई। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी I will see to it that you get your share of property। Then मैम मैं myself का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? कर सकती हूं I के साथ। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, जी भर के कीजिए, पर यह ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले नाउन या फिर प्रोनाउन होना जरूरी है ताकि वो इसको रिफ्लेक्ट कर पाए। करेक्ट सेंटेंस बन सकता है I myself like him। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। द वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज प्रोनाउन। टू बी की फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, टू बी की फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, हम इस एमआर की जो बात करते हैं, टू बी के जितने भी हमारे वर्ब जिसको भी हम टू बी फॉर्म में डालते हैं, तो टू बी की फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हमेशा फॉलो करेगा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ये कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। एक ऐसा प्रोनाउन जिसे सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो इसे करेगा फॉलो जब कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करने के लिए साक्षात प्रोनाउन बैठा हो। अच्छे से समझिए, इट इज मी हु हैव ब्रॉट यू होम। इट इज मी हु हैव ब्रॉट यू होम। अब इस सेंटेंस के अंदर इट इज, दिस इज व्हाट? टू बी वर्ब है ये, टू बी वर्ब। इसको फॉलो करेगा मी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मी क्या होता है? मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। और रूल क्या है? रूल है कि टू बी के साथ में ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा, इसके साथ में सब्जेक्टिव लगेगा। बोले तो मी को क्या बनाना पड़ेगा? आई बनाना पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा? जब कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन मौजूद हो। जब कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन मौजूद हो तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ये यहां पे जो टू बी की वर्ब के फॉर्म के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा उसे सब्जेक्टिव रखना पड़ेगा जब कॉम्प्लीमेंट में साक्षात प्रोनाउन मौजूद हो। तो ये ऐसे नहीं लिखोगे इट इज मी हु हैव ब्रॉट यू होम, इसे लिखोगे इट इज आई हु हैव ब्रॉट यू होम। समझे रूल? नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 5 क्या कहता है? verbs and prepositions are followed by objective case of pronoun। verbs और prepositions जो होते हैं उन्हें objective case of pronoun ही follow करता है। that means अगर verbs और preposition के बाद में
ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया कोई भी प्रोनाउन तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पहले वाले रूल के अंदर वर्ब के बाद में टू बी वाला वर्ब था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वर्ब के बाद में हमने सब्जेक्टिव इसके लिए लगाया था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन था, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। यूजुअली वर्ब्स और प्रेपोजिशंस को कौन फॉलो करता है? ऑब्जेक्टिव केस करता है प्रोनाउन का। एग्जाम्पल, बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट। बिटवीन क्या है बच्चा हमारी? बिटवीन है प्रेपोजिशन। सो बिटवीन है प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यू तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव ही है, यू का तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बेचारा अकेला ही चला रहा है। जबकि आई की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस बोले तो ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह लगाया जाता हो, तो इसको मेरे को यहां नहीं लगाना है, मेरे को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मी से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये किसके बाद लग रहा है? प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन लगेगा वो कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए? बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट। बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट। रूल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। अच्छा, गुड मैनर्स रिक्वायर दैट द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, एक प्रोनाउन हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास में सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस हो। तो मैं किस ऑर्डर में लगाऊं? मतलब मैं पहले यू लगा दूं तो आई बुरा मान जाएगा, दे लगा दूं तो यू बुरा मान जाएगा। कैसे मैं इन्हें सेट करूं कि ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट मेरे सारे के सारे प्रोनाउंस आ जाए? तो ये चीज के लिए अगर हम देखें तो एक जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस की। तो जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं तो रूल लगता है 2-3-1। रूल लगेगा 2-3-1। दैट मीन सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा। बट जैसे ही मैं यहां पे प्लूरल प्रोनाउंस की बात करूंगी तो ऐसे में वी पहले लगता है यू के और दे लगता है आफ्टर यू। दैट मीन्स ये सीरीज हो जाती है 1 2 3। कितना आसान है याद करना। सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे तो क्या सीरीज रहेगी? 2-3-1। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। प्लूरल प्रोनाउंस होंगे तो क्या सीरीज रहेगी? 1-2-3। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल, 2-3-1 से कैसा सेंटेंस बनेगा? यू, मोहन एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट। इसमें यू सेकंड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। ये ऐसा इसके लिए है क्योंकि हमने सिंगुलर प्रोनाउंस है, ये सारे सिंगुलर है। ऐसे ही अगर मैं इसको प्लूरल मानती हूं तो ये मेरी सीरीज हो जाएगी 1-2-3। वी, यू एंड दे आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। वी, यू एंड दे आर लीविंग फॉर मुंबई टुमारो। वी है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और दे है थर्ड पर्सन। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। ये रूल नंबर 7 पोजेसिव्स का है। पोजेसिव्स में बहुत गलतियां होती हैं। पोजेसिव से बहुत ही पॉपुलर ये एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा अच्छे से सुनिएगा इसे। अब ये कहता है, अब देखिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहला रूल इसके अंदर, रूल देखिए क्या कहता है। When two subjects are joined by, जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, as well as, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, तब ऐसे में possessive case of pronoun, that means यहां पे जो possessive case of pronoun है is used in accordance with first subject। क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में
एक से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, आई एम सॉरी। अब मुझे उनका कुछ बताना है कि ठीक है यार, ये जो है ये दो सब्जेक्ट्स है मेरे पास। अब इन दो सब्जेक्ट्स के किसी चीज के बारे में, पोजेशन के बारे में मैं बात कर रही हूं, तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यार ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स का अगर मैं किसी पोजेशन का बात कर रही हूं तो मैं उसे क्या प्रोनाउन दूं? मैं उसे हिज बोलूं, हर बोलूं, देयर बोलूं, आर बोलूं, क्या बोलूं, है ना? तो मेरा पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन सा होना चाहिए? क्या मेरा पोजेसिव प्रोनाउन पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या मेरे को दोनों के अलग अलग पोजेसिव प्रोनाउन देने पड़ेंगे? तो इसके लिए रूल कहता है कि जब इन सारे शब्दों की मदद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए तो ऐसे में प्रोनाउन जो है, पोजेसिव प्रोनाउन जो है, वो पहले वाले सब्जेक्ट का लिया जाएगा। एग्जाम्पल, रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज रिटर्न्ड टू हर होम। अब यहां पे आपके दिमाग के अंदर जब आप बोल के देखते हो, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम चेक करते हैं, एक बार बोल के देख लेते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में तो टिक कर देंगे। आपको अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल दिया होता देयर, इसको गलत बना देते हैं ताकि इसे आपको सही बनाना सिखा पाए। तो आपको इसमें गलती ही नहीं लगती, आपको लगता रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज रिटर्न टू देयर होम। आपको इसमें कोई गलती नहीं लगती, ये मेरे को पता है, क्योंकि बोलने में बड़ा बढ़िया लग रहा है ये। पर जब भी रीना को, दैट इज सब्जेक्ट नंबर 1, हर चिल्ड्रन दैट इज सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ में जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पे देयर की जगह रीना का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, रीना का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए पोजेशन में देयर की जगह हर होम आएगा। अटपटा है पर रूल है। रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज रिटर्न टू हर होम, ना कि देयर होम। ऐसे ही रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाता है, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन और बट के साथ में, ऐसे में possessive केस ऑफ pronoun इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। जहां पे हम इन सारे चीजों के साथ में जोड़ रहे थे, तो नंबर 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा possessive pronoun चल रहा था। अब जब अगर ये सारे वर्ड्स के साथ में हम जोड़ेंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो है, नियरेस्ट सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो है वो पिक कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल, नाइदर द स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कीजिएगा कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, नॉर द टीचर, नोट कीजिएगा कि द टीचर जो है वो कॉमन है और सिंगुलर है, वॉज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब गड़बड़ क्या है कि आपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देयर लिख दिया, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, टीचर का प्रोनाउन होना चाहिए था। कैसे? क्योंकि द स्टूडेंट्स जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, द टीचर जो कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, उसे जोड़ा गया है नाइदर और नॉर की मदद से। क्योंकि इन दोनों को जोड़ा गया है नाइदर और नॉर की मदद से, इसकी वजह से इसका जो प्रोनाउन होगा वो यहां पे स्टूडेंट्स का नहीं, टीचर का होगा। और यही रीजन है कि यहां पे देयर की जगह हिज या हर होना चाहिए। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्लेइंग इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। सो दो सब्जेक्ट को अगर नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट के साथ जोड़ा जाए, तो जो सब्जेक्ट सबसे करीब होता है, बोले तो जो सबसे लास्ट वाला होता है, उसका प्रोनाउन, उसका पोजेसिव प्रोनाउन पिक किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर रूल है, व्हेन द प्रोनाउंस, जब प्रोनाउंस ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन,
many a, more than one are used as subjects, the possessive case should be third person singular. They may refer to two or more than two objects or persons, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं जब भी each, every, either, neither, either, anyone, many a, more than, इनका इस्तेमाल as a सब्जेक्ट किया जाएगा, इन्हें सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाएगा, तो ऐसे केस में पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं एवरीवन, एवरीवन क्या है? एवरीवन सब्जेक्ट है। एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी, एवरीवन सब्जेक्ट है, तो अगर उसके लिए मैं पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रही हूं तो मेरा दिल कहेगा मैं लिखूं एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी। बट यहां पर क्योंकि एवरीवन सब्जेक्ट है तो इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बोले तो हिज ड्यूटी। करेक्ट सेंटेंस कैसा होगा? एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, ना कि वंस ड्यूटी। क्यों? क्योंकि एवरीवन सब्जेक्ट की जगह है। फिर आता है नेक्स्ट, हमारा रूल क्या कहता है? देखो, व्हेन वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब वन का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो भी वन होता है, दैट इज वंस। तो वन को जब मैं डालती हूं एज अ सब्जेक्ट, मैं जब भी वन को यूज करूंगी एज अ सब्जेक्ट तो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी क्या होगा? वंस। वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, नहीं। रीराइट करेंगे, सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वन जो है वो सब्जेक्ट है यहां पे। वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, एक इंसान को अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। So one should do one's duty sincerely, ना कि his. When a pronoun is used for more than one noun or pronouns of different persons, the possessive case is in the form of first person plural, that is our, and second person plural, that is your. देखो यार, जब एक pronoun का इस्तेमाल किया जाता है एक या एक से ज्यादा प्रोनाउंस या नाउन्स को बताने के लिए, जब एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउंस को बताने के लिए, और वो एक से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट पर्सन्स के होंगे, एक फर्स्ट पर्सन आ रहा है, एक सेकंड पर्सन आ रहा है, तो ऐसे में पॉजेसिव केस जो है वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मतलब आर के जैसे यूज किया जा सकता है, या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल बोले तो योर के जैसे यूज किया जाएगा। तो जब एक सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन जो है वो ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में उसको डिनोट करेगा और वो अलग अलग पर्सन के होंगे, तो ऐसे केस के अंदर या तो आप क्या चूज करोगे? आर चूज करोगे, या फिर आप क्या चूज करोगे? योर चूज करोगे। यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क, यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क, तो मैं बोलूंगी यू एंड ही कंप्लीटेड योर वर्क। ये देयर वर्क हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि यू और ही दोनों ही डिफरेंट पर्सन्स है। जहां पे यू सेकंड पर्सन है वहां पर ही थर्ड पर्सन है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सन्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस कौन सा होगा? ये वाला सेकंड पर्सन प्लूरल, योर वाला। यू एंड ही कंप्लीटेड योर वर्क, ना कि देयर वर्क। तो ये थी कहानी आपके पॉजेसिव के रूल की। नेक्स्ट रूल नंबर 8 कहता है, a noun or pronoun in the possessive case should not be used sometimes with the noun such as separation, leave, excuse, mention, report, pardon, cite और favor। भाई कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है
पॉजेसिव केस में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे वर्ड्स के साथ में अटपटा लगता है, तो आप ऐसे वर्ड्स के साथ में इनका इस्तेमाल नहीं करोगे। आप अगर कहना चाहते हो योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, तो सेपरेशन के पहले योर का इस्तेमाल नहीं करे जाना चाहिए। यही बात को अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। तो कहते हैं सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर का पॉजेसिव केस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये वर्ड्स के पहले पॉजेसिव केस नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इनके साथ में पोजेशन दिखाना है तो दे शुड बी रीरिटन लाइक दिस, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, ना कि योर सेपरेशन। करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, रूल नंबर 9, आइदर, नाइदर और ईच अदर, इनका इस्तेमाल किया जाता है जब हम दो पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मैं आइदर, नाइदर और ईच अदर का इस्तेमाल करती हूं जब मैं दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में बात कर रही होती हूं। पर एनीवन, नन, वन अनदर का इस्तेमाल करती हूं जब एक से दो से ज्यादा चीजें या लोगों के बारे में बात करती हूं। तो आइदर, नाइदर, ईच अदर का इस्तेमाल करूंगी दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए, और एनीवन, नो, एनीवन, नन या वन अनदर का इस्तेमाल करूंगी दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा चीजों के लिए। इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर। अब इंडियंस तो बहुत सारे हैं एंड दैट इज वाई यहां पे ईच अदर नहीं आएगा, क्योंकि ईच अदर का इस्तेमाल तो केवल दो के लिए किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि इंडियंस बहुत सारे हैं, मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगी वन अनदर का। सो करेक्ट सेंटेंस होगा इंडियंस शुड नेवर फाइट विद वन अनदर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। अब आंखें तो दो ही हैं, आंखें दो हैं, तो यहां पे एनी वन की जगह मुझे क्या करना चाहिए इस्तेमाल, आइदर का। आइदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, ना कि एनीवन। एनीवन की जगह मैं इस्तेमाल करूंगी आइदर का। रूल नंबर 10 कहता है, वाइल राइटिंग क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स बनाते वक्त सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस। बोलता है जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। प्रोनाउन से इसका क्या लेना देना है, द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, आर दे। तो यहां पे द बॉयज की वजह से मैंने यहां पे आर दे में दे का प्रोनाउन लिया है, क्योंकि द बॉयज जो है वो प्लूरल है, और जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो यहां पर मैं उनको प्लूरल रखूंगी दे की मदद से। सो द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, आर दे, ये इसका करेक्ट यूज होगा। सो क्वेश्चन टैग में हमेशा इसके अकॉर्डिंग, मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन टैग होगा उसका सब्जेक्ट बोले तो उसका प्रोनाउन जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल कहता है, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज। कभी कभी ना हम कुछ ऐसे रूल्स बना लेते हैं, हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती है पर वो गलत होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बोथ के साथ में एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बोथ के साथ में एंड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नेगेटिव को बोथ के साथ अवॉइड करना चाहिए। जब आप बोथ का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे पॉजिटिव के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिव के लिए बोथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही चीजों के एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। एज वेल एज को हटा दीजिए, इसकी जगह इस्तेमाल कीजिए एंड का। बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। अब इसमें नॉट है, नेगेटिव है। अभी अभी हमने देखा कि बोथ का इस्तेमाल नेगेटिव के साथ नहीं करेंगे, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर की जगह क्या होना चाहिए, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। अगर दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो और नेगेटिव कर रहे हो तो फिर नाइदर का इस्तेमाल ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू बोथ। रूल नंबर 12 कहता है, which is used in place of who
when we are referring to a choice between two or more than two things or persons. देखिए which का प्रयोग किया जाना चाहिए who की जगह पर जब हम यहां पर एक ऐसी चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं जो दो या फिर दो से ज्यादा चीजें या लोगों के बीच में है। तो जब हम एक ऐसी चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो लोगों में से या दो चीजों में से चूज करना है या दो से ज्यादा लोगों में से या दो से ज्यादा चीजों में से चूज करना है, तो ऐसे में हु को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए विच के साथ में। अटपटा है पर करेक्ट है। हु इज योर फादर इन द क्राउड। अब क्राउड दो से ज्यादा है, इसके लिए मेरे को हु को रिप्लेस करना पड़ेगा विच के साथ में। विच इज योर फादर इन द क्राउड। Which is your father in the crowd will be the correct sentence. अगर एरर करेक्शन में ये वाला सेंटेंस आता है और आपको ऐसे दिया जाता है तो उस पे नो एरर पे टिक मत कीजिएगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अगर चीजों को कंपेयर किया जाता है उनके बीच में हम चॉइस मेक करने की कोशिश करते हैं तो हु को हम हमेशा विच के साथ रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है द रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन शुड बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेशन with the verb of the adjective clause. Who is used as a subject of a verb of adjective clause and whom is used as an object of a verb of adjective clause. So the relative pronoun, कहते हैं relative pronoun जो है should be expressed according to its relation. इसको relation के according express करना चाहिए। किसके relation से? Adjective clause के relation से। So relation with verb of the adjective clause. आपको who का इस्तेमाल करना है is used as a subject of the verb of adjective clause, और जबकि whom का इस्तेमाल करना है जब आपको object की जैसे इस्तेमाल करना है of the verb of adjective clause. So relative pronoun जो है उसका इस्तेमाल जो है किया जाना चाहिए relation के according। किसके साथ में relation के according? वर्ब के साथ में रिलेशन के अकॉर्डिंग। जो एडजेक्टिव क्लॉज का वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाना चाहिए। ऐसे में हु का इस्तेमाल तब करूंगी जब मेरे को सब्जेक्ट की जगह पे रखना होगा, और हुम का इस्तेमाल तब करूंगी जब मुझे इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना होगा। एग्जाम्पल, ही इज टॉकिंग ऑफ द विमेन। अब देखो ये किन औरतों की बात कर रहा है। अब देखो यहां पे किन औरतों की बात कर रहा है। अब ये जो औरतें हैं इन औरतों के बारे में बताया जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है जब जो नाउन की विशेषता बताए। जिन औरतों की ये बात कर रहा है उन औरतों के बारे में बताया जाएगा। औरतों के बारे में एक वर्ड से बताया जाए दैट इज एडजेक्टिव। एक ग्रुप ऑफ वर्ड से बताया जाए दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। सो एडजेक्टिव क्लॉज आ गया यहां पे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज वाली चीज तो हो गई। ओके, Who he said he met in America, वो औरतें जिनसे वो अमेरिका में मिला था। वो औरतें जिनसे वो अमेरिका में मिला था, जिनसे वो अमेरिका में मिला था इज द एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर मेरे को दिख गया, तो इसका सब्जेक्ट मेरे को अगर रखना है, इसका ऑब्जेक्ट मेरे को अगर रखना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द रूल जाएगा। एज अ सब्जेक्ट रखना है तो हु होगा, एज एन ऑब्जेक्ट रखना है तो हुम होगा। इस सेंटेंस के अंदर मैं यहां पर इन औरतों की बात कर रही हूं, तो इसके लिए मेरे को हु की जगह हुम रखना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए ही इज टॉकिंग ऑफ द विमेन whom he said he met in America, क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट है ये औरतें। यहां पे ये औरतें क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही हूं, तो ये जो है ये हु की जगह क्या होना चाहिए? हुम होना चाहिए। सो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज टॉकिंग ऑफ द विमेन whom he said he met in America। ऐसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, she is the kind of lady whom everybody knows is intelligent। हम यहाँ पे शी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट शी, कि वो किस तरीके की औरत है, मतलब हम उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया।
अब ऐसे में मेरे को यहाँ पे whom लगाना चाहिए या who लगाना चाहिए? मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? मैं she के बारे में बात कर रही हूं। she कौन सी पोजीशन पे है? सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे है। तो ऐसे में सब्जेक्ट वाले पोजीशन पे क्या लगता है? who लगता है। तो whom की जगह क्या लगाऊंगी? who लगाऊंगी। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? she is the kind of lady who everybody knows is intelligent. Because I'm talking about she. In the first sentence, we are talking about the women and not he. अगर हम he के बारे में बात कर रहे होते तो हम who लगाते, पर हम women के बारे में बात कर रहे हैं and that is why हम क्या लगाएंगे? whom लगाएंगे. Then we have rule number 15. The use of but as the relative pronoun. आपको पता है बट जो होता है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे। एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे बट का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही अटपटा सेंटेंस इससे भी बनेगा, पर देखिए मजा आएगा सीखने में। देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। ये सेंटेंस अटपटा है, पर आपको पता है यहां पे ये बट इज करप्ट का मतलब क्या है? यहां पे इसका मतलब है, ये ऐसा कहना चाहता है कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो करप्ट ना हो। सो देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट का मतलब है देयर इज नो कंट्री विच इज नॉट करप्ट। सो कभी कभी हम बट का इस्तेमाल एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे कर सकते हैं। ये मैम ने आपको क्यों बताया? क्योंकि जब भी आपको मान लीजिए एरर का क्वेश्चन आए और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट, और मान लीजिए इसका कोई ऑप्शन बनाया हुआ, सी ऑप्शन बनाया हुआ, आपको अटपटा लगे कि अरे ये बट यहां पर कैसे आ गया, आप उसको मार्क करके आ जाओ कि यहां पे गलती है। तो इसके लिए ये वाला रूल इसके लिए बताया ताकि आपको ये पता रहे कि ये गलत नहीं है, बट का इस्तेमाल एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे किया जा सकता है। रूल नंबर 16 कहता है यूज ऑफ द सेम एज प्रोनाउन इज रॉन्ग। आप ना बहुत सारे लोग जो होते हैं सेम का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक चीज जिसके बारे में वो बात कर चुके होते हैं उसको बाद में सेम की मदद से रिफ्लेक्ट करते हैं। सेम का इस्तेमाल जो है एज अ प्रोनाउन करना गलत होगा। दैट मीन्स ही बॉट अ हाउस एंड इज लिविंग इन द सेम, गलत होगा। बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है बड़ा स्मार्ट है ये, पर ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस ही बॉट अ हाउस एंड इज लिविंग इन इट। भाई हाउस की बात कर रहे हैं तो हाउस की ही बात करते हैं, हाउस का प्रोनाउन इट को दे देते हैं। ये रहा इट, ये हाउस का प्रोनाउन हो गया। सो ही बॉट अ हाउस एंड इज लिविंग इन इट होना चाहिए, न कि इन द सेम। ठीक है, तो सेम का प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना गलत है। What is used without an। अब देखो what का इस्तेमाल अगर हम देखें तो what का इस्तेमाल बिना एंटाइसिडेंट के, without an antecedent and it refers to things only। what का इस्तेमाल बिना किसी एंटाइसिडेंट के होना चाहिए, और दूसरा ये केवल चीजों को ही दर्शाएगा। तो what का इस्तेमाल करोगे तो कैसे करोगे? बिना किसी एंटाइसिडेंट के। क्या होता है एंटाइसिडेंट? मतलब ऐसी चीज जो पहले हो रही हो। तो किसी पहले वाली चीज के लिए what का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एनीथिंग दैट इज ऑलरेडी स्पोकन ऑफ, ऐसी चीज जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, उसके लिए what का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और what का इस्तेमाल सिर्फ चीजों के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। व्हाट से रिलेटेड इस जो रूल है उसका एग्जाम्पल देखो। आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। कोई पहले वाला आपको यहाँ पे एंटाइसिडेंट देने की जरूरत नहीं है, सीधा कह दिया आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, बात खत्म। व्हाट यू से को रेफर कर दिया क्योंकि चीजों के लिए किया जाएगा, यहाँ पे आई को रेफर करने के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो व्हाट का इस्तेमाल बिना किसी एंटाइसिडेंट के किया जाएगा। ठीक है, और एक साथ ही साथ में इसको चीजों के साथ किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर फिर मैम मेरे पास में सेंटेंस में एंटाइसिडेंट है, कोई एक ऐसा फ्रेज है जो दिखाता है कि किसी चीज के बारे में बात हो रही थी, तो ऐसे में मैं किस चीज का इस्तेमाल करूं? दैट का कीजिए, दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट का इस्तेमाल जो है हम इसके साथ में नहीं करेंगे।
सो ये जो है आपके सारे के सारे रूल्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रोनाउन कर रहे हैं, ये वो सारे रूल्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एरर्स खोज रहे हैं प्रोनाउन में, वो मैंने करा दिए इस वीडियो में। अपना 100% इस वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स काफी सारे इसमें क्लियर हुए होंगे और आपको एरर्स में एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें काफी मदद इस वीडियो से मिलेगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye. Take care.